नमस्कार दोस्तों, जीके डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज जो है मेरा सेट प्रैक्टिस का 35वां क्लास है। ठीक है, तो आप लोग जो है देखिए और इसका नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन का आ रहा है कि बोरेक्स किस धातु का अयस्क होता है। बोरेक्स जो है वो किस धातु का अयस्क होता है? क्या सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम? तो बोरेक्स किसका होता है? बोरेक्स जो होता है ये सोडियम का होता है। किसका होता है? सोडियम का होता है। इसका एक और जो होता है इसका चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर भी सोडियम का ही होता है। चिली साल्ट पीटर किसका होता है? तो ये सोडियम का ही होता है। और बोरेक्स का फॉर्मूला का भी पूछ देता है Na2B4O7 इंटू 7 इंटू 10H2O। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गति ऊर्जा के साथ चल रही है, तो कणों को उनके बढ़ते हुए क्रम में विकल्प का चयन कीजिए। मतलब समान गति से सब चल रहा है तो उसका वही पूछ रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में उसका जो है विकल्प चुनिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ज्यादा भारी कण रहेगा वो धीरे धीरे गति करेगा। आप लोग देखते होंगे कि जिनका शरीर ज्यादा जो है मोटापा रहता है तो उनको जो होता है वो चलने में दिक्कत होता है ना। तो इसी के आधार पर जो है ये क्वेश्चन को पूछा गया कि जो कण सबसे भारी है वो सबसे धीरे धीरे चलेगा, जो कण जो है सबसे हल्का है, जिसका द्रव्यमान सबसे कम है, वो जो है वो जल्दी जल्दी चलेगा। ठीक है, अगला है कि श्यानता का गुण पाया जाता है किसमें? श्यानता का गुण किसमें पाया जाता है? क्या केवल द्रव्य में, केवल गैस, द्रव या गैस दोनों में, या फिर ठोस, द्रव और गैस तीनों में? तो श्यानता का गुण किसमें पाया जाता है? तो ये द्रव एवं गैस दोनों में, द्रव और गैस दोनों में जो है वो श्यानता का गुण पाया जाता है, लेकिन ठोस में नहीं पाया जाता। श्यानता का मतलब क्या हुआ कि द्रव ले लीजिए या फिर गैस ले लीजिए, द्रव या गैस के क्रमिक जो है वो सतह के बीच में जो है एक प्रकार का घर्षण बल कार्य करता है जो इनकी गति का विरोध करता है। द्रव और गैस की गति का विरोध करता है, उसी घर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो श्यान बल कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को श्यानता कहा जाता है। तो श्यानता किसमें होता है? तो ये द्रव में होता है और गैस में होता है, लेकिन ठोस में बिल्कुल भी श्यानता नहीं होता है। ठोस में श्यानता नहीं होता है, श्यानता नहीं होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर पूछ दे तो किस में हो जाएगा? तो ये द्रव में श्यानता ज्यादा होता, द्रव में श्यानता गैस की अपेक्षा ज्यादा होता है, गैस की अपेक्षा क्या होता है? तो ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना दिन होता है? लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना दिन होता है? क्या 2 से 20 दिन, 5 से 10 या 20 से 120 दिन, या इनमें से कोई नहीं? तो कितना दिन होता है? WBC RBC का जीवन काल जो होता है वो 20 से 120 दिन होता है। कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। लाल RBC की जब हम बात कर ले तो इसका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और मरता कहाँ है? प्लीहा। प्लीहा को क्या कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। आरबीसी का कब्र किसको कहा जाता है? आरबीसी का कब्र प्लीहा को कहा जाता है। जितने भी जो है ब्लड खराब हो जाते हैं वो जाके प्लीहा में इसको गला दिया जाता है। प्लीहा कहिए या फिर स्प्लीन कहिए। ठीक है, आरबीसी का कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का कार्य होता है O2 और CO2 का परिवहन करना, O2 तथा CO2 का परिवहन करना।
आरबीसी में एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, तो हीमोग्लोबिन कहा जाता है। वर्णक कौन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑटो वाहन में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है किस सिद्धांत पर। ऑटो वाहन में हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, क्या पास्कल के सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत, या फिर बर्नौली सिद्धांत के अनुसार, या क्वाइजली सिद्धांत के अनुसार। तो किसके ऑटो वाहन जो है ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके, तो पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। पास्कल का सिद्धांत मतलब क्या हुआ कि आप किसी टब में जो है या फिर किसी पात्र में जो है कोई द्रव ले लीजिए और उस पर जो है बल आरोपित कीजिए। तो बल लगाने से क्या होगा, तो समान परिमाण मतलब कि समान जो है उसका द्रव्यमान और समान दिशा में जो है उस समान तरीके से जो है वो पानी बाहर निकलेगी। बल लगाएंगे तो पानी बाहर आएगा ही, तो ये समान दिशा से एकदम आता है। तो ये पास्कल का सिद्धांत का अनुसार जो है वो ऑटो वाहन में हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो कार्य करती है। और इसी के सिद्धांत पर क्या करता है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट भी, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट भी इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है। इनमें से बताइए कि अदिश राशि कौन है, क्या संवेग, वेग, द्रव्यमान या कोणीय संवेग। तो ये कौन है, कौन हो जाएगा इसका आंसर, तो द्रव्यमान। द्रव्यमान में जो है वो खाली परिमाण रहता है, बाकी दिशा नहीं रहती है, तो ये अदिश राशि हो गया। सदिश राशि में क्या होता है, तो दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए। लेकिन वेग, संवेग और कोणीय संवेग जो होता है वो क्या हो गया, तो ये सदिश राशि हो गया। सदिश राशि का, अदिश राशि का आप और उदाहरण देख सकते हैं। अदिश राशि चाल ले लीजिए, दूरी, ताप, विद्युत धारा, आयतन, ये सब क्या है, तो अदिश राशि का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसके कारण जो है वो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्या घूर्णन, परिक्रमण, परिभ्रमण या फिर दैनिक गति। किसके कारण जो है वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो परिक्रमा करना। ऐसे भी आप समझिए ना कि पूजा पाठ में कहा जाता है कि चलिए परिक्रमा कर लेते हैं, तो आप अपने अक्ष की परिक्रमा नहीं करते हैं, ये किसी दूसरे की है ना। तो परिक्रमा के कारण, परिक्रमण के कारण जो है वो लगा क्या होता है, तो ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। परिक्रमण कहिए या इसी को क्या कहा जाता है, तो वार्षिक गति भी कह सकते हैं। वार्षिक गति, परिक्रमण कहिए या फिर वार्षिक गति, वार्षिक गति, क्योंकि एक वर्ष लगता है इसको पूरा चक्कर लगाने में। ठीक है, और ये घूर्णन कहिए या परिभ्रमण कहिए या फिर दैनिक गति कहिए, तो ये सब क्या होता है, तो अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाना, अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाना। ये परिक्रमण के कारण क्या होता है, तो मौसमी परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, मौसम परिवर्तन ये परिक्रमण के कारण होता है या फिर कह लीजिए वार्षिक गति के कारण होता है। लेकिन दिन और रात काहे होता है, तो दिन और रात जो होता है ये किसके कारण, तो घूर्णन के कारण। दिन और रात जो होता है, दिन रात, घूर्णन मतलब क्या हुआ, तो अपने ही अक्ष पे घूर्णन करना, अपने ही अक्ष पर घूर्णन करना। तो ये दिन रात किसके कारण होता है, तो ये घूर्णन, घूर्णन कहिए या परिभ्रमण कहिए या फिर दैनिक गति कहिए, ये तीनों जो है वो सेम ही है, बस इसको अलग अलग तरीके से बताया गया है। ठीक है, अगला है कि मोमबत्ती के हवा के जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। मतलब मोमबत्ती को जब आप जलाइएगा तब बताइए कि इनमें से कौन सा उत्पाद नहीं बनता है, क्या नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कालिख के रूप में कार्बन। तो क्या नहीं बनता है, तो ये नाइट्रोजन नहीं बनता है, नाइट्रोजन नहीं बनता बल्कि ये तीनों बनता है। ठीक है,
अगला कह रहा है कि दांतों के एनामिल में कैल्शियम फॉस्फेट मजबूत होता है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है। दांतों में एक भाग होता है जिसका नाम इनामिल होता है। ये इनामिल जो होता है वो मानव दांत और ये पशु में भी पाया जाता है। पशु के दांत और मानव के दांत, दोनों के दांत में ये पाए जाते हैं। तो ही पूछ रहा है कि दांतों के इनामिल में कैल्शियम फॉस्फेट मजबूत होता है, मतलब इनामिल किसका बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्या क्षारीय, अम्लीय या तटस्थ या उभयधर्मी। तो कैसी होती है, इनामिल जो होता है ये क्षारीय होता है। क्षारीय। अगर पूछ दे आपको कभी कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर भाग कौन है, तो ये इनामिल ही होता है, इनामिल। ठीक है, याद रखना है आप लोग को। 10 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है। सभी धातु तन्य होती है, सभी धातु तन्य होती है, या सभी अधातु तन्य होती है, या सामान्यतः धातु तन्य होती है, सामान्यतः धातु तन्य होती है, या कुछ अधातु तन्य होती है। तो इनमें पूछ रहा है कि बताइए कि सही कौन है। तो सही जो होता है ये हो जाएगा, सामान्यतः जो है वो धातु तन्य होती है। तन्य मतलब क्या हो गया कि धातु को खींच खींच करके तार के जैसा बना देना। धातु को क्या करना है, तो इसको खींच करके एकदम लंबा तार के जैसा बना देना है। और एक गुण होता है, धातु का 2 गुण होता है, एक तन्यता और एक आघात वर्धनता। आघात वर्धनता मतलब क्या हो गया, तो धातु को पीट पीट करके उसको पत्थर बना दीजिए, है ना, एकदम पतला कर दीजिएगा, तब भी वो टूटने वाला नहीं है, तो उसको हम आघात वर्धनता कहेंगे। लेकिन तन्यता की बात कर ले तो इसको खींच करके लंबा करना है, मतलब तार का रूप देना है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि सभी अधातु तन्य होती है। तो अधातु तो तन्य हो ही नहीं सकती है, क्योंकि तन्यता और आघात वर्धनता जो है वो सिर्फ धातु का ही गुण होता है। तो ये सभी अधातु तन्य नहीं होती है, क्योंकि जब हम अधातु को खींचने लगेंगे तो ये भंगुर हो जाएगा और क्या होगा, खींचा नहीं पाएगा और टूट जाएगा। ठीक है, कुछ अधातु तन्य होती है, तो नहीं, अधातु तो तन्य नहीं होता, तो कुछ कहाँ से हो जाएगा। लेकिन कुछ अपवाद में जो होता है धातु जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, तो वो तन्य नहीं होते। जैसे कि पारा ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, पारा और सोडियम जो होता है ये तन्य नहीं है, मतलब कि इसको खींच करके लंबा नहीं किया जा सकता। सोडियम, पारा तथा सोडियम, सोडियम तन्य की श्रेणी में नहीं आता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है। बताइए कि इन चारों में से कोशिका का कौन सा भाग जो है वो निर्जीव होता है। क्या तारक केंद्र, रिक्तिका, या फिर राइबोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा भाग जो होता है वो निर्जीव होता है, तो रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स। रिक्तिका मतलब कि वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करता है, ये निर्जीव कहलाता है। कोशिका का निर्जीव भाग रिक्तिका को कहा जाता है। ये रिक्तिका का कार्य क्या होता है, यानी कि वैक्यूल्स का काम क्या होता है, तो ये जल को संचित रखता है। जल को संचित यानी कि जल को एब्जॉर्ब करके रखता है, संचित करता है। ये मानव कोशिका में वैक्यूल्स की बात कर ले तो मानव कोशिका में जो होता है वो पादप कोशिका के अपेक्षा, मतलब जंतु कोशिका में पादप कोशिका की अपेक्षा जो होता है वो छोटा होता है। बड़ा पादप कोशिका में बड़ा वैक्यूल्स क्यों होता है, क्योंकि जो है पादप को अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। पशु से ज्यादा मात्रा में, जंतु से ज्यादा मात्रा में इसको पानी की जरूरत होती है। किसको, तो ये पेड़ पौधे को। इसलिए पेड़ पौधे में जो वैक्यूल्स होते हैं वो जंतु की श्रेणी में क्या होते हैं, बड़ा होते हैं। ठीक है, राइबोसोम क्या करते हैं, तो ये राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। प्रोटीन निर्माण का कार्य कौन करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य जो होता है वो राइबोसोम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो ये ऊर्जा निर्माण का कार्य करती है, ऊर्जा निर्माण का कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। तारक काय या फिर सेंट्रोसोम।
तारक काय कहिए या फिर सेंट्रोसोम कहिए, ये क्या करता है सेंट्रोसोम, तो ये कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन ये जो होता है बहुत ही अहम रोल अपना निभाता है, क्योंकि जब कोशिका विभाजन अगर किसी भी चीज में नहीं होगा तो क्या होगा, अगर किसी को कहीं माथा फूट गया है तो उसका जो है ठीक है नहीं होगा, फुटले रह जाएगा माथा उसका, ठीक है, मतलब नया कोशिका बनाने का कार्य करती है, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्न में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से किसे किसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग नहीं है, कौन नहीं है, राइबोसोम नहीं है, ये नाभिक या माइटोकॉन्ड्रिया, फिर सूक्ष्म नलिका, तो कौन नहीं होता है, तो नाभिक, नाभिक जो होता है वो नहीं होता है, नाभिक नहीं बल्कि इसके जगह पे क्या होता है, तो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के अंदर जो होता है ये क्या होता है, तो केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि जो है यही सबको जो है वो सूचना देता है कि आप जाओ और अपना काम को करो, तो ये केंद्रक को क्या कहा जाता है, कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग या कोशिका के पिताजी कहिए, ठीक है। कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं, तो ये केंद्रक को कहते हैं। अगर ये केंद्रक नहीं रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, सब अपने तरीके से काम करने लगेगा, जिससे बॉडी के स्ट्रक्चर खराब हो सकती है, ठीक है। अगला है कि एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या होता है, क्या सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर राइकाइन, तो क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, क्या, केल्विन, ठीक है। अगला है कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है, काहे, ऐसा क्यों करता है, पहाड़ पर जब हम लोग चढ़ते हैं तो थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ रहता है, मतलब आगे की ओर भार जो है वो ज़्यादा दे देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्या वह तेजी से चल सके या फिसलने की संभावना कम हो सके या फिर उसकी ऊर्जा बची रहे या स्थायित्व में वृद्धि हो सके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अपना जो है वो स्थायित्व बनाने के लिए क्या करता है व्यक्ति कि पहाड़ पर आगे की ओर झुक जाता है। किसी भी वस्तु का एक गुरुत्व केंद्र होता है, वहां पर उसकी जो है उस वस्तु का पूरा भार जो है वो क्या रहता है, उसका पूरा भार उसी के ऊपर पड़ता है, तो इसी को गुरुत्व केंद्र को बनाए रखने के लिए क्या करता है, यानी गुरुत्व केंद्र कहिए या फिर स्थायित्व कहिए, इसी को बनाए रखने के लिए क्या होता है, तो ये शरीर को अपने आगे की ओर झुका लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, यह किसके कारण, मतलब क्यों करता है, न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो करता है या फिर संवेग संरक्षण के सिद्धांत या फिर द्रव्यमान व ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत या फिर केंद्रीय बल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग को हम क्या किस चीज से, तो संवेग को P से डिनोट करते हैं, P बराबर क्या होता है, m इंटू वी। कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, और वो कोई गति से आ रहा है, चल करके कोई गति से, कुछ ना कुछ उसमें गति होना चाहिए, कुछ द्रव्यमान होनी चाहिए और कुछ गति होनी चाहिए, इन दोनों के गुणनफल को क्या कहा जाता है, तो ये संवेग कहा जाता है। अच्छा, ये चोट लगने से बचने के लिए ऐसा करता है, तो ये ऐसा क्यों करता है, तो गेंद में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब क्या, भार, जो हम लोग जो है वो खरीदते हैं ना, 1 केजी आलू प्याज दीजिए, वही द्रव्यमान होता है, लेकिन हम लोग द्रव्यमान ना कह करके भार में डिनोट करते हैं ना, तो वही पूछ रहा है ना कि संवेग के संरक्षण के सिद्धांत के कारण ऐसा होता है, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत के कारण उसमें क्या होता है कि बॉल जो होती है उसका कुछ ना कुछ वजन होता है और वो एकदम स्पीड से आती है, स्पीड से आती है, तो कोई भी वजनदार चीज अगर गति से आएगा तो चोट तो एकदम हाथ में लगेगा, और अगर ऐसे तरीके से उसको पकड़ लिया जाए डायरेक्टली रूप से तो एकदम हाथ जो है वो फट जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि थोड़ा सा उसको हाथ को पीछे खींच लिया जाता है, जिससे क्या होता है, तो उसकी जो है वो समय थोड़ी सी कम जाती है। जब समय कम जाती है तो उसमें क्या होता है, गति भी कम जाती है, और थोड़ा सा धीमी गति से जो होता है वो हाथ पे बॉल लगता है, जिससे क्या होता है, हाथ जो है फटने से बच जाता है। लेकिन अगर वो उसी तरीके से एकदम डायरेक्ट उसको रोक लेगा तो क्या हो जाएगा, उसका हाथ में बहुत काफी ज्यादा तेज से चोट लगेगा, ठीक है। अगला कार्य कि धमनी और शिरा में रक्त का पीएच मान
होता है? धमनी और सीरा में रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्या समान होता है? धमनी में अधिक और सीरा में कम, या फिर सीरा में अधिक या धमनी में कम? ये निश्चित होता है, ये निश्चित नहीं होता है। तो क्या होता है? सीरा में अधिक होता है और धमनी में कम होता है। धमनी का कार्य क्या होता है? धमनी का कार्य शुद्ध रक्त को, हृदय से शुद्ध रक्त को बॉडी के पूरे बॉडी में पहुंचाना। धमनी का कार्य क्या होता है? हृदय से ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय से रक्त को बॉडी तक ले जाना, बॉडी तक ले जाना। और इसका सीरा का कार्य क्या होता है कि CO2 सहित रक्त को बॉडी से हृदय की ओर लाना, बॉडी से हृदय की ओर लाना। मतलब जो खराब ब्लड है इसको क्या करना है? हृदय की ओर लाना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कार्य कि आहार नाल सामान्यतः किसमें बड़ा होता है? आहार नाल जो है वो किसमें बड़ा होता है? क्या मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या फिर कीटभक्षी में? किसमें सबसे बड़ा होता है? आहार नाल ये मुंह से लेकर गुदा तक रहता है, मतलब जिसमें पाचन वगैरह होती है। तो ये पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। तो वही पूछ रहा है कि आहार नाल बताइए कि सबसे ज्यादा किसमें बड़ा होता है? क्या मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या कीटभक्षी में? तो किसमें होती है? मांसाहारी में सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इसको जो है मांसाहारी में क्या होता है? तो ये एकदम हार्ड भोजन खाता है, मांस जो है तो हड्डी उड्डी खा लेता है, तो इसको पचाने उचाने में ज्यादा दिक्कत होता है। तो इसका जो है आहार नाल क्या होता है? बड़ा होता है। मानव की बात कर लें कि पूछ देगा क्वेश्चन कि मानव शरीर में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 30 से 32 होती है। 30 से 32 फीट, 30 से 32, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गाय का दूध पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय का जो है वो दूध पीला दिखता है कभी कभी, तो वो कैसे, मतलब किसके कारण होता है? क्या रेटिनॉल, कैरोटीन, राइबोफ्लोविन या फिर थायमीन? किसके कारण होता है? तो ये कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन। रेटिनॉल की बात कर लें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। राइबोफ्लोविन की बात कर लें तो विटामिन B2 का होता है। थायमीन की बात कर ले तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक समान वयस्क पुरुष में होता है, एक समान वयस्क पुरुष में क्या होता है? 10 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति, मतलब कि 100 ग्राम रक्त में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है एक मानव, मतलब पुरुष में? पूछ रहा है कि 100 ग्राम रक्त लीजिएगा तो उसमें कितना हीमोग्लोबिन मिलेगा मानव बला, ये पुरुष के रक्त में? तो ये 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम रक्त। अगर महिला का पूछ देता तो ये 12 के लगभग होता है, ठीक है। अगला है कि बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है। बीज को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है कैसे? ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, या ठंडे एवं नमी अवस्था में, या फिर गर्म एवं शुष्क, या फिर गर्म एवं नम अवस्था में? कौन सी अवस्था में जो है वो बीज को जो है वो अच्छे तरीके से रखा जा सकता है? तो ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में रखा जाता है, ताकि बीज क्या हो? खराब नहीं हो। कुछ बीज जो होते हैं वो पहले अंकुरन उसका कर लिया जाता है। जैसे हम लोग के घर में क्या होता था, देखते थे कि पापा जो है वो उसको पहले घर में जो उसको अंकुरित कर लिया जाता था, उसके बाद उसको पहले भिंगाया जाता था, उसके बाद उसको किसी कपड़े में, सूती कपड़े में बांध करके रख दिया जाता था, जिससे क्या हो जाता था? वो अंकुरित हो जाता था, जिससे उसके बाद जो है वो खेत में जा करके बोया जाता था, ठीक है। अगला है कि निम्न में से वास्तविक रूप से मछली है, बताइए कि वास्तविक रूप से मछली कौन है? इसमें तो सभ्य में फिश दिख रहा है, 3 गो में फिश दिख रहा है, 1 गो में घोड़ा दिख रहा है, तो कौन सा बताइए इनमें से कि वास्तविक रूप से मछली है? तो जो फिश दिख रहा है वो फिश नहीं है,
ठीक है, जो फिश दिख रहा है वो फिश नहीं है। तो समुद्री घोड़ा जो है क्या है, समुद्री घोड़ा ये फिश है। समुद्री घोड़ा को क्या कहते हैं, हिप्पोकैम्पस के नाम से भी जाना जाता है, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस के नाम से भी जाना जाता है। जेली फिश ये सिलिट्रेटा संघ का जीव होता है, सिलिट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं कौन, तो ये जेली फिश। जेली फिश को हम और किस नाम से जानते हैं, तो जेली फिश को क्या नाम दिया जाता है, ऑरिलिया के नाम से भी जेली फिश को जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से याद करके रखना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है वो घूमते फिरते रहता है। लेकिन ये क्या होता है एग्जाम में कि जो क्वेश्चन हमें आ रही है वो भी हम भूल जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब ऐसा क्यों होता है, अच्छे तरीके से रिविजन नहीं होने के कारण जो है वो इस तरीके सिचुएशन देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है कि जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, तो ये ग्रेंगर जोहान मेंडल या मॉर्गन या बराबरा मैक्लिकटॉन्क या वाटसन एवं क्रिक। तो किसने दिया था जंपिंग जीन, तो ये बराबरा मैक्लिकटॉन्क। वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया था, तो ये डीएनए की खोज किया था। डीएनए की खोज किसने किया था, तो ये वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था लगभग 1953 ईस्वी में। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक। अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पादप हार्मोन के संबंध में सुमेलित नहीं है। पादप हार्मोन के संबंध में क्या है, सुमेलित नहीं है। मतलब कौन कौन से हार्मोन का कौन कौन काम होता है, तो बताइए इन चारों में से कौन गलत है। तो ये क्या ऑक्जीन हार्मोन फल पकाने वाला होता है, या फिर जिब्रेलिन हार्मोन बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, या साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है, या एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक होता है। तो बताइए कि इनमें से कौन सी जोड़ा गलती है, तो ये ऑक्सीन हार्मोन जो है ये क्या करता है, फल नहीं पकाता है, बल्कि क्या करता है, तो ये वृद्धि, पौधे में वृद्धि वर्धक का कार्य करता है। पौधे में वृद्धि वर्धक का कार्य करता है, वृद्धि वर्धक का कार्य करता है। ठीक है, जिब्रेलिन की बात कर लें तो ये बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, और ये फूल को भी खिलने में मदद करता है। क्या करता है, तो ये फूल को खिलाने में मदद करता है, फूल को खिलाने में मदद करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है। पादप में कोशिका विभाजन कौन सी हार्मोन करते हैं, तो ये साइटोकाइनिन के द्वारा किया जाता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, तो ये वृद्धि रोधक करता है, मतलब कि ये पौधे को उतना बढ़ने नहीं देता है। एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक का कार्य करता है। तो ये फल पकाने का कार्य कौन करता है, फल एथिलीन करता है, एथिलीन हार्मोन ये क्या करता है, तो ये पेड़ पौधे में फल पकाने का कार्य करता है, फल पकाने का कार्य करता है। ये जो होता है एथिलीन हार्मोन, ये जो गैसीय हार्मोन के रूप में इसको जानते हैं, गैसीय हार्मोन भी कहा जाता है, गैसीय हार्मोन कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, एथिलीन हार्मोन जो होता है वो प्रकृति रूप से फल पकता है, लेकिन कृत्रिम ढंग से जो फल पकाते हैं मार्केट में देखा जाता है कि जल्दी से फल को पका लिया जाता है। तो ये एसिटिलीन के कारण, किसके, एसिटिलीन के कारण। तो ये प्राकृतिक हार्मोन होता है। कैसा होता है, प्राकृतिक हार्मोन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्मॉग किसका उदाहरण है। स्मॉग किसका उदाहरण है, हवा में बिखरी बर्फ का, हवा में बिखरी पानी का, या फिर हवा में बिखरा धुआं, या हवा में बिखरा धुआं और पानी का। तो स्मॉग किसका उदाहरण है, हवा में बिखरा धुआं और पानी का। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है।
विद्युत का सबसे ज्यादा चालक बताइए इन चारों में से कौन होता है? साधारण जल या उबला हुआ जल या समुद्री जल या फिर आश्वित जल? तो बताइए कि इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो कौन विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक मतलब क्या कि उसमें सबसे ज्यादा जो है वो करंट पैदा करने की क्षमता होती है। तो ये समुद्री जल, समुद्री जल जो होता है वो सबसे ज्यादा जो है वो विद्युत का चालक होता है। आश्वित जल की बात कर लें तो आश्वित जल ये विद्युत का सबसे खराब चालक होता है। विद्युत का सबसे खराब चालक कौन हो गया? सबसे खराब चालक तो ये आश्वित जल। आश्वित जल जो है वो विद्युत का सबसे खराब चालक या फिर ये कहिए कि इसमें जो है वो होता ही नहीं, यानी कि ये विद्युत का कुचालक होता है। आश्वित जल की बात कर ले तो ये शुद्ध जल के रूप में जाना जा सकता है इसको। इसका प्रयोग जो होता है वो घाव वगैरह धोने के लिए डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की अन्य रासायनिक तत्व नहीं मिश्रित होते जिससे कि हमारे घाव को हानि पहुंचा सके। तो ये जो होता है वो क्या आश्वित जल एक शुद्ध जल होता है जिसका प्रयोग डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आज जो है 25 क्वेश्चन पूरा हो गया। आज यहीं तक आप लोग जो अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।